Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी ज़्यादा वीडियो देख सकें जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो कल की लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी किसी गुड न्यूज़ पर। किसी को याद है क्या? तो चलिए आज आप लोगों के लिए सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कुछ अलग से नहीं है, गुड न्यूज़ बस इतनी है कि आज से हम हमारे चैप्टर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 किया होगा, फिर 2 किया, 3 किया, 9 किया और अब 10 पर आ गए। गुड न्यूज़ उसमें बस इतनी सी है कि हमारी ये वाली बुक का द एंड होने वाला है। चैप्टर 10 हमारा लास्ट चैप्टर है, इसलिए आप सभी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने डाउट क्लियर करिएगा। उसके बाद हम हमारी जो सेकंड बुक होगी क्लास 11th की अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी, उसको शुरू कर देंगे और उसमें कुछ आपका मैथमेटिकल पोर्शन आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10 को। चैप्टर 10 क्या है हमारा? भारत और इसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास अनुभव। यानी हमारा भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं उसका हम तुलनात्मक विकास अनुभव यानी उसके विकास के, यानी हर देश का विकास होता है ना। जैसे कि भारत का भी विकास होता है ना, चीन में भी विकास हो रहा है, पाकिस्तान में भी विकास हो रहा है, तो किस तरह से विकास हो रहा है उसका तुलनात्मक अनुभव करेंगे। यानी तुलनात्मक से आप क्या समझते हैं? तुलना करना, एक दूसरे देश से तुलना करना। तो हम भारत और इसके पड़ोसी देश की तुलना करेंगे और उनके विकास का अनुभव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या क्लियर कर पाएंगे। देखिए, भारत और इसके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। पहले हम भारत और इसके पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान, इनके आर्थिक और मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। उसके बाद विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। यहाँ पर सबसे ऊपर किसने लाइन दी है? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने क्या लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने हमें मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएगा। और ये बात किसने कही है? जॉन एफ कैनेडी। इनका कहना क्या है कि जब भूगोल ने हमें पड़ोसी बनाया है, इतिहास ने हमें मित्र बनाया है ना, और अर्थशास्त्र ने भागीदार, यानी अर्थशास्त्र ने हमें एक इन्वेस्टर के रूप में बना दिया है। ठीक है, और आवश्यकता ने हमको क्या बनाया है? सहयोगी, है ना। आवश्यकता ने हमें हेल्प करने वाला बनाया है, सहयोगी। ठीक है, तो जिन्हें भगवान ने ही एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ा है, यानी कि इन सभी चीज़ों को भगवान ने जोड़ा है, भगवान ने हमें परस्पर मिलाया है, तो इन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएगा। ये बात किसने कही है? जॉन एफ कैनेडी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये कोटेशंस कभी कभी हमारे बहुत काम आते हैं, है ना, और पूछ भी लिए जाते हैं। तो चलिए हम परिचय से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना और समझना। परिचय क्या दिया है? पिछली इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभवों का विस्तार से अध्ययन किया है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि भारत ने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई और उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रायः सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ है कि हमारा जो देश है भारत, इसने भी क्या किया है? विकास के अनुभवों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर में, ये तो हम समझ लेते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि हमने ये भी अध्ययन किया कि भारत ने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई है, ये भी हमने अध्ययन किया, मतलब पिछले चैप्टरों में।
उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। अब भारत ने विकास की नीतियाँ अपनाई और उससे क्या पड़ा, विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। और पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय सभी देशों में नवीन और आर्थिक परिवर्तन लाए हैं, है ना। वैश्वीकरण से सभी देशों में, लगभग सभी में बात कर रहे हैं, भारत की नहीं, लगभग सभी की बात कर रहे हैं। सभी देशों में वैश्वीकरण से नवीन और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हुए हैं और भारत भी इनसे अछूता नहीं है। ऐसा हम सभी जानते हैं कि विकास की नीतियाँ अपनाई गई और उनसे कहाँ तक विकास हुआ, कहीं कम हुआ तो कहीं ज़्यादा हुआ, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का निर्माण करते रहे हैं, जैसे कि सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी। इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी, क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। क्या है अब, विश्व के सभी राष्ट्र, यानी विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, वह सभी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपाय अपनाते रहे हैं। यानी हर राष्ट्र, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय अपनाता रहा। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20, इस तरह के वैश्विक समूह का उन्होंने निर्माण किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, यानी पड़ोसी जो देश हैं, वो इस चीज़ की विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने पड़ोसी देशों की। हर देश कोशिश करता है। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देश की शक्तियां एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, अगर वह अपने पड़ोसी देश की विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझेंगे तो उन्हें अपने पड़ोसी देश की कमजोरी पता चल जाएगी। पहली चीज़ तो कि इनकी कमजोरी क्या है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उनको उनकी खूबियाँ भी पता चल जाएंगी, ठीक है। खूबियाँ यानी शक्तियाँ, है ना, या फिर उनकी शक्तियाँ भी पता चल जाएंगी। अगर हम भारत हैं, ठीक है, हम भारत में रहते हैं, हम सब भारत में रहते हैं। अगर हम जैसे अभी चीन ले लेते हैं, अभी चीन से तो हमारी लड़ाई चल रही है फिलहाल में, है ना। अभी हम जैसे पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान से तो हमेशा ही चलती है। चलिए हम चीन या पाकिस्तान में से कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए चीन ले लेते हैं और हम रहते कहाँ हैं, भारत में, ठीक है। हम लोग रह रहे हैं भारत में। पर अगर हम चीन की विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझें, ठीक है, तो क्या होगा कि हम चीन की खूबियों को भी समझेंगे, चीन की कमजोरियों को भी समझ जाएंगे और साथ में चीन की शक्तियों को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हर देश अपने पड़ोसी देश की विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करे, ठीक है। इससे वो उनकी कमजोरी और शक्तियों को समझ पाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया। वैश्वीकरण प्रक्रिया के दौरान इसे किसके लिए आवश्यक समझा गया? विकासशील देशों के लिए, है ना, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी। क्योंकि वे क्या करते हैं, वे सिर्फ सीमित स्थान में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहे हैं और सीमित देशों में भी नहीं, वह आपसी प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर रहे होते हैं, है ना। आगे इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी, क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। इसके साथ साथ क्या जरूरी था, इसके साथ ये भी जरूरी था कि अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी होना जरूरी था, अन्य देशों की। क्यों? इससे क्या होगा कि वातावरण जो हमारा जो
आर्थिक व्यवस्था कहीं की भी हो, ठीक है, चाहे वो भारत की हो, पाकिस्तान की हो, चीन की हो या वो किसी और देश की हो, है तो एक ही ना। विश्व की आर्थिक व्यवस्था तो एक में ही आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये सभी किसके लिए जरूरी होते हैं, मानव विकास से संबंधित, ये मानव के विकास से संबंधित होगा। ठीक है, आगे इस अध्याय में हम भारत और उसके दो बड़े पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करेंगे। परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपन्नता संबंधी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है। चीन ने तो हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है। क्या दिया हुआ है इसमें, इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में हम किस किस मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है ना। चैप्टर का नाम ही क्या था हमारे, भारत और इसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास अनुभव, यह हमारे चैप्टर का नाम था। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमने इसमें सिर्फ भारत के दो बड़े पड़ोसी देश ले लिए, एक हमने ले लिया है पाकिस्तान और एक ले लिया है हमने चीन। यानी कि हम इस चैप्टर में पाकिस्तान और चीन, भारत के दो बड़े पड़ोसी देश, इनकी समानताओं को देखेंगे और उनकी तुलना करेंगे। तो हमने बड़े पड़ोसी देश भारत और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करेंगे। परंतु यह याद रखना होगा, लेकिन हमें इसके साथ तुलना करने के साथ हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भौतिक साधन संपन्नता का संबंधी समानताओं के बावजूद, यानी कि भौतिक साधन संपन्नता यानी कि जो भौतिक साधन होते हैं उनकी संबंधता और समानता और कुछ कुछ समानता इन देशों की एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्ष और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहा है कौन, भारत। भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति, यानी भारत की शक्ति व्यवस्था कौन सी है, राजनीतिक, और पाकिस्तान की कैसी है, सत्तावादी और सैन्यवादी। ठीक है, यानी हमारे जो भारत की, अच्छे से समझिएगा इस बात को आप, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे भारत की जो शक्ति व्यवस्था है वो है राजनीतिक और पाकिस्तान की है सत्तावादी और सैन्यवादी राजनीतिक। ठीक है, शक्ति संरचना है। और चीन, अब बात चीन की होती तो चीन द्वारा निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच, यानी चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, चीन ने तो हाल में उग्रवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है। चीन ने तो हाल में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था है और पाकिस्तान की सत्तावादी और सैन्यवादी राजनीतिक है, और चीन जो है उसकी निर्देशित अर्थव्यवस्था के बाद भी इनमें कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 10.2 क्या है, विकास पथ एवं चित्रांकन। क्या आप यह जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानता हैं। तीनों राष्ट्र ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया। अब जब हम भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना कर रहे थे, यानी हम जब भारत, पाकिस्तान और चीन को तुलनात्मक नजरिए से देख रहे थे, तो क्या हुआ, हमें एक राज पता चल गया। राज का मतलब जानते हो ना, एक बात। ठीक है, क्या पता चला कि भारत, पाकिस्तान और चीन, इनकी विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं। ठीक है, उनमें से एक क्या है, तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया। यानी तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। यानी हम मान लेते 3 फ्रेंड है। ठीक है, 3 फ्रेंड है, एक है इंडिया, दूसरा है चीन और तीसरा है पाकिस्तान। इनको जाना था सक्सेस तक। ठीक है, सक्सेस तक जाना था, इनको भी जाना था, इनको भी जाना था। तो इन्होंने एक टाइम बना लिया कि हम मंडे को जाएंगे 2 बजे। ठीक है, इन्होंने बोला हम भी मंडे को जाएंगे, इन्होंने बोला हम भी मंडे को जाएंगे। तो इन्होंने सक्सेस को हम क्या ले लेते हैं, विकास पथ, यानी सक्सेस का रास्ता, ये हो गया विकास पथ। ठीक है, तो इन्होंने इस रास्ते पर एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो हमारे चीन, पाकिस्तान और हमारे भारत ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए। देखिए, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है,
भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, है ना, क्लास के साथ में ही। हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत में कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? तो हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कौन बता रहा है? सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता होता है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1947। और वहीं पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है या नहीं, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, मनाया जाता होगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान ठीक उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, ठीक है। अगर मैंने ये बोला ना कि मुझे कंफर्म नहीं है कि 14 अगस्त को 1947 को जो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, वहाँ पे 14 अगस्त को मतलब स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या नहीं, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। आप में से अगर किसी को ये बात पता है कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में मनाया जाता है या नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, आप मुझे आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। इससे मेरा कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। आगे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्र हुए कब हुए? 1947 में, ठीक है। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, सॉरी एक चीज छूट गई थी, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। यानी भारत और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुए थे 1947 में, और जब ही चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई, ठीक है। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं, जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा था भारत और चीन जो है उनके बीच विचारधारा में बहुत भेद, यानी बहुत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी नए क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्तियों के प्रतीक हैं, जो एशिया के देशों में साकार रूप से ग्रहण कर रहे हैं, जो एक एशिया के जो देश हैं उनमें साकार रूप से ग्रहण कर रहे थे, ठीक है, साकार रूप ग्रहण कर रहे थे। आगे, तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियाँ करना, मतलब जो तीनों देश थे उन्होंने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियाँ शुरू की, ठीक है। तो देखिए आगे, तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया। भारत ने 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। भारत ने 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, और पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, जिसे मध्यकालिक योजना भी कहा जाता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? मध्यकालिक योजना। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, ठीक है, क्योंकि चीन मतलब आज़ाद होने से पहले भारत के पाकिस्तान और चीन जब आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके कुछ समय बाद चीन गणराज्य बना, इसलिए इनकी थोड़ा सा टाइम लग गया। 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट की इन्होंने, ठीक है। 1958 तक पाकिस्तान की 8 पंचवर्षीय योजनाओं ने काम किया, जबकि चीन की 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2001-06 थी। भारत की वर्तमान योजना, मतलब जो चीन की क्या थी, 2001 से 2006 थी, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। और पाकिस्तान में कितनी हो चुकी हैं? 8, ठीक है। आगे, भारत की वर्तमान योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 पर आधारित थी। भारत और पाकिस्तान ने समान नीतियां अपनाई, जैसे बृहत सार्वजनिक क्षेत्र का सर्जन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय। 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी। 1980 तक अगर हम देखें तो तीनों देशों की जो समृद्धि दर थी वो भी एक जैसी थी, और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी एक जैसी थी। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है? अगर हम देखें एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है, तो ये हम सब जानते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या है। देखिए, भारत एक समृद्ध देश है, पर कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। चीन बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया है। ये अलग बात है कि कोविड-19 में चीन की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और हमारा भारत उससे भी लड़ रहा है और उसे भी हरा रहा है। लेकिन चीन में जो मतलब एक काम करने की जो एक मतलब उनकी जो लिमिट है वो बहुत हाई है। अगर यहाँ पर कोई काम
10 दिन में होता है तो वहाँ उस काम को वो 10 घंटे में पूरा करने के लिए रेडी हैं। अभी भी वो उस काम को, यहाँ 10 दिन में होने वाले काम को वहाँ वो 10 घंटे या 1 दिन में पूरा कर लेते हैं, है ना। आगे 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है ये हमें पता ही है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी लें। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है, ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि पहले तो भाई वो ठीक ठीक साथ साथ चलते थे, अब उनकी स्थिति क्या है। तो इसका आंसर मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट में दें कि पहले की तुलना में आज उन लोगों की स्थिति कैसी है, वो एक दूसरे से किस तरह मतलब आगे हैं और एक दूसरे से किस तरह अलग अलग प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे दें। इस प्रकार का उत्तर देने से पहले हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी लें। पिछली 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन सी नीतियाँ अपनाता रहा है। ठीक है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से किस किस प्रकार की नीतियाँ अपनाता आ रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या, चीन। इसमें हम चीन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की नीति कैसे चलती है, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। इसमें हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे। कल हम चीन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ कैसा क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और उसके बाद शायद हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो हम इसको आराम से और अच्छे से करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आपसे एक बार फिर मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना, मैं आपको कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल।